हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो अभी हम देख रहे हैं इटूटेरिया 7500 सामान्य अध्ययन का बुक, जो कि आपका नया बुक आया था और इसमें आपका 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो है आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ में कुछ आपको जो है एनसीईआरटी पे पैटर्न पे कुछ जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो हर सेट के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये सेट आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में है, तो इसे आप लोग सेट के तौर पे जो है डेली लगा सकते हैं। तो चलिए आज से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 को। सबसे पहले है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे? तो ये थे BR अम्बेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे भीमराव अम्बेडकर। याद होगा जो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने जो इसकी घोषणा जब किए थे 30 सितंबर 1956 को इसकी घोषणा करते हैं इसके गठन का। और ये जो था 30 सितंबर 1956 को अनुसूचित जाति महासंघ को बर्खास्त करके जो है रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की घोषणा किया गया था। किसकी? अनुसूचित जाति महासंघ को बर्खास्त करके। लेकिन गठन से पहले 6 दिसंबर को, कब? 6 दिसंबर 1956 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, 6 दिसंबर 1956 को। और इनके मृत्यु के बाद इनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने 1 अक्टूबर 1957 को नागपुर में प्रेसिडेंसी की बैठक हुई थी पे जो है 3 अक्टूबर 1957 को इसका पूर्ण गठन हुआ था। 3 अक्टूबर 1957 को, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वो सभा किस शहर में हुई थी? तो सबसे पहले इस सभा की अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन का, तो ये वर्ष 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी, है ना। कांग्रेस में होते हुए इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इसका मकसद क्या था? स्वराज प्राप्ति का इसका मकसद था, स्वराज प्राप्ति का। और यहाँ पे जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ये डेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अगर हम लखनऊ में बात करें कि लखनऊ में क्या हुआ था, तो लखनऊ में जो है आपका खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। 1919 में लखनऊ में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। याद होगा कि होम रूल लीग की स्थापना में जो शामिल नहीं थे वो थे HS ऑलकॉट, बाल गंगाधर, एनी बेसेंट और S सुब्रमण्यम, ये सभी थे। बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल 1916 को पूना में किए थे। कहाँ पे? पूना में किए थे। 28 अप्रैल 1916 को पूना में बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना किए थे। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में सितंबर महीने में मद्रास में किया गया था। कहाँ पे? मद्रास में इसका गठन किया गया था 1916 में सितंबर महीने में। और SS सुब्रमण्यम अय्यर की बात करें, ये जो थे आपके अध्यक्ष थे। कौन थे? इसके अध्यक्ष थे ये, है ना। और इसमें एक और सदस्य थे जॉर्ज अरुंडले, ये सचिव थे। जॉर्ज अरुंडले होम रूल लीग जो स्थापना हुआ था उसके सचिव थे। अध्यक्ष थे S सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो ये तीनों सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारे लाल थे। कौन थे? प्यारे लाल थे। जो है 1899 से लेके 1982 तक इनके सचिव रहे थे, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं नोआखली घटना, कारण क्या था? मुस्लिम लीग के द्वारा विभाजन की मांग। मुस्लिम लीग के द्वारा विभाजन की 1946 में तत्काली बंगाल, जो कि अभी बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में ही एक जगह है आपका नोआखली। उस टाइम ये आपका बंगाल का ही हिस्सा था। बांग्लादेश के एक स्थान में नोआखली में हुआ था। और गांधी जी इसका दौरा अहिंसा के अपने संदेश की वकालत करने के लिए किए थे, क्योंकि अहिंसा के अपने संदेश की वकालत करने के लिए यहाँ पे गांधी जी गए थे। तो इसे याद रखिएगा। नोआखली घटना क्या था? एक दंगा था। नोआखली घटना क्या था? तो ये जो था मुस्लिम लीग के द्वारा विभाजन की मांग को लेकर था, है ना। और ये बांग्लादेश जो उस टाइम आपका तत्कालीन कहाँ था? बंगाल का हिस्सा था। लेकिन जब विभाजन हुआ तो ये बांग्लादेश में चला गया। तो बांग्लादेश का एक जगह है नोआखली, है ना, वहीं पे ये घटना हुई थी। और प्यारे लाल इसके कौन थे? गांधी जी के निजी सचिव थे।
अब है संबंधी अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो संबंधी अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो ये रचनात्मक कार्यक्रम को गांधी जी महत्व दिए थे। संबंधी अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1930 को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को संबंधी अवज्ञा आंदोलन होता है। ठीक है। और रचनात्मक कार्यक्रम को जो है इन्होंने महत्व दिया था इसकी असफलता के बाद। गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से ये उसका शुरुआत होता है। गांधी जी के दांडी मार्च से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 11 मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिया था, जिसके लिए जो है इन्होंने संबंधी अवज्ञा आंदोलन किया था। 11 मांग क्या था, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन मांग नहीं था। तो सभी को याद रखना जरूरी नहीं है, बस एक नजर आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला मांग था जो गांधी जी का, वो था जो भी मादक द्रव्य है उसको, मतलब जो भी नशीले पदार्थ है उस पर प्रतिबंध लगाना था। दूसरा था कि रुपये और स्टार्लिंग के बीच अनुपात में परिवर्तन करना। तीसरा था भूमि राजस्व की दर को कम करना। चौथा था नमक कर्ज को समाप्त करना। पांचवा था सैन्य व्यय को कम करना, छठा था नागरिक प्रशासन पर व्यय को कम करना। छठा था सातवां था विदेशी कपड़े पर सीमा शुल्क लगाना। आठवां क्या था, डाक आरक्षण को स्वीकार करना। नौवां था जो सीआईडी था, सीआईडी विभाग को खत्म करना। और 10वां था सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देना, जितने भी राजनीतिक कैदी को कैद किया गया था सबको छोड़ना। 11 था कि नागरिक के रक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस जारी करना। ये जो था 11 मांग था गांधी जी का, जिसको जो है स्वीकार नहीं किया गया था। और याद रखिएगा कि दूसरी बार जो संबंधी अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, दूसरी बार ये 4 जनवरी 1932 को द्वितीय गोलमेज से लौटने के बाद जो है इसे शुरू किया गया था, द्वितीय गोलमेज से लौटने के बाद। अब है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना इसमें से जो है वो नहीं है पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर जो रचना है ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की ये पुस्तक है पोस्टमास्टर, है ना। और दुर्गेश नंदिनी जो है, दुर्गेश नंदिनी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1865 में प्रकाशित किया था, 1865 में। आनंद मठ 1882 में, ये बंगाली उपन्यास है। आनंद मठ 1882 में बंगाली उपन्यास है ना। और एक और इनकी पुस्तक है वो है कपाल कुंडला, ये भी याद रखिएगा, 1866 में कपाल कुंडला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो वो थे आपके, आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये फिरोज शाह मेहता का समाचार पत्र है, बॉम्बे क्रॉनिकल, जो कि ये मुंबई से प्रकाशित होता था, है ना। और ध्यान रखिएगा दादा भाई नेहरू, इन्हें किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके बताइएगा। दादा भाई नेहरू को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला जो पहला शासक था वो था आपका, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने 1303 में तेलंगाना पर जो है अधिकार किया था, तेलंगाना पर। तो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला ये पहला शासक था। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी, इसे अली गुरसस्प जो इसका असली नाम था, क्या इसका असली नाम क्या था? अली गुरसास्प जो है इसका असली नाम था, ध्यान रखिएगा, अली गुरसास्प इसका असली नाम था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंधित है तो ये हो जाएगा आपका अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध जो है ये आपका रंपा विद्रोह से है। ये रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है मन्यम विद्रोह भी, मन्यम विद्रोह के नाम से भी इसे जानते हैं, मन्यम विद्रोह भी इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिरसा मुंडा, ये बिरसा मुंडा जो थे
ये झारखंड से थे और मुंडा विद्रोह से संबंधित है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए थे 1899 से लेकर 1900 में इन्होंने किया था, है ना। उसके बाद मंगल पांडे 1857 की क्रांति, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सेना थे, याद रखिएगा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना ये किए थे करमशाह। करमशाह ने 1813 में पागल पंथ की स्थापना करमशाह ने 1813 में किया था, 1813 में, इसे भी याद रखिएगा। अब है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का कारण जो था वो था आपका तुगलकमा पद्धति। तुगलकमा पद्धति कारण जो है इसने जीता था पानीपत के युद्ध में बाबर। अच्छा, बाबर जो था, याद होगा कि जब खानवा का युद्ध किया था 1527 में, 1527 में खानवा का युद्ध होता है और इसे जीतने के बाद जो है इसने गाजी की उपाधि धारण कर लिया था। गाजी की उपाधि लिया था खानवा के युद्ध को 1527 में जीतने के बाद। किसने? बाबर ने। अगला सवाल है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो किया था वो था मलिक उल सर्क। मलिक उल सर्क, है ना। और 1394 में दिल्ली सल्तनत के विघटन के बीच जो है मलिक सरवर ने जौनपुर का शासक घोषित किया था। 1394 में दिल्ली सल्तनत के विघटन के बीच मलिक सरवर ने जौनपुर का शासक घोषित किया था खुद को। और याद रखिएगा इसने जो है अताबक ए आजम, इसकी उपाधि उसने धारण किया था। कौन? मलिक उल सर्क ने अताबक ए आजम की उपाधि इसने जो है धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं। तो अधिक संख्या में दफनाए गए जो बच्चे के समाधान है ये प्राप्त हुए हैं जोड़वे संस्कृति से। कहां से प्राप्त हुआ है? जोड़वे संस्कृति से प्राप्त हुआ है, जोड़वे संस्कृति से। इसकी अगर हम बात करें तो अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चे के समाधान प्राप्त हुए हैं जोड़वे संस्कृति से, और यह संस्कृति ग्रामीण थी। ये जो जोड़वे संस्कृति थी वो ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे कि दामदाबाद, इनाम गांव, ये सभी नगरीकरण की प्रक्रिया में प्रारंभ हो गई थी। और जोड़वे स्थलों में सबसे बड़ा दामदाबाद है। जोड़वे स्थल में सबसे बड़ा पूछे तो वो है दामदाबाद। और ये सर्वप्रथम चित्रित मृतभांड का प्रयोग किया था, चित्रित मृतभांड का, जिसमें काला और लाल जो है ये मुख्य था। काला और लाल ये दोनों मुख्य था इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान जो सबसे ज्यादा था वो गुप्त का था। किसका था? गुप्त का सबसे ज्यादा योगदान था भागवत संप्रदाय में। गुप्त वंश के समय जो है भागवत संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय जो है ये चरमोत्कर्ष पर था, सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर था। और याद रखिएगा कि जितने भी राजा थे वो सभी जो है ज्यादातर राजा उसने उपाधि धारण किया था, और वो उपाधि था परम भागवत का। परम भागवत की उपाधि इस समय के जो राजा थे वो ज्यादातर धारण करते थे, परम भागवत की उपाधि, है ना। अगला देखते हैं, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप यूपी सारनाथ में स्थित है। ये धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है और इसे बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने इसे बनवाया था। धमेक स्तूप को अशोक ने बनवाया था। अगला देखते हैं, और अशोक जो था वो मौर्य सम्राट था, तो जानते ही होंगे। अगला है कि वो सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार करने वाला जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। और इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इसने इक्ता प्रणाली का शुरुआत किया था, है ना। और एक और प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा कि अगर पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किस वंश का था, तो वो था तुगलक वंश का। तुगलक वंश का शासन दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा था। इसने जो है 1320 से 1413 तक शासन किया था। 1320 से 1413 तक जो है शासन किया था। सबसे बड़ा शासन इसी का, सबसे लंबा शासन था। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जो महासागर अलग करता है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। कौन है? उत्तरी अटलांटिक महासागर।
और यहाँ पर अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें तो ये सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ये अमेरिका और एशिया को जो अलग करता है, अमेरिका और एशिया को अलग करता है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जो अलग करता है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। आंसर आपका सी हो जाएगा। दक्षिण में उत्तर भारत का मैदान है, जानते हैं, और उत्तर का मैदान जो है, उत्तर के मैदान का सबसे ऊपरी और सबसे ऊंचा भाग जो है वो भावर क्षेत्र कहलाता है, भावर क्षेत्र। और इसी से लगा हुआ जो सटा हुआ शिवालिक है, और इसीलिए जो इसे गिरिपद स्थिति कहते हैं क्योंकि शिवालिक से सटा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो वो है निहारिका। निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है, इसे मैच करना है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 26 कहता है आपका धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। अनुच्छेद 40, 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 98 है आपका संसद सचिवालय, संसद सचिवालय। और अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है? तो वो है नागरिकों की शिकायतें। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है? तो है आर्थिक मामले, कार्मिक मामले, विधि निर्माण, ये सब पे होता है, लेकिन नागरिकों के अधिकार, नागरिकों की शिकायतों पर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार की स्थानीय इकाई पर नियंत्रण जो है वो नहीं होता है नागरिक की शिकायतों का। बाकी सभी आंसर आपका सही है। अब है निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछा गया है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। यूएसए के बिल्स ऑफ राइट पर आधारित है मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही है, जो कि संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में आपका दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। और आर्टिकल 12 से 30 तक में, आर्टिकल 12 से 30 तक में है आपका मौलिक अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। यह स्टेटमेंट गलत है, ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि याद होगा हमारे ये जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीने का अधिकार। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, भारतीय संविधान एक पूर्ण संविधान है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, क्योंकि कुछ शक्ति राज्य के पास है, कुछ शक्ति जो है केंद्र के पास है। कभी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, और हर एक के पीछे जो है ऊपर कुछ ना कुछ है। जैसे कि अगर केंद्र है तो केंद्र के नीचे राज्य है, राज्य के अंदर आपका जिला आ जाता है, पंचायत आ जाता है ना। तो ये आपका केवल और केवल संघीय संविधान नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है? नहीं, मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता है, बल्कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, इसे हटाया नहीं जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात करें तो याद होगा कि मौलिक अधिकार जो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो है मौलिक अधिकार की मांग की थी। 1928 में मौलिक अधिकार की मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाला 97वां संविधान संशोधन का संबंध हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्यकाल संचालन का। आंसर बी हो जाएगा, सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन। अभी इसके मंत्री कौन है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अमित शाह है ना, अमित शाह है गृह मंत्री, इन्हीं के पास है। और वर्ष 2011 के संविधान में होने वाले संशोधन जो था 97वां संविधान संशोधन, ये सहकारी संस्था का गठन और कार्य के संचालन से था।
अगर हम 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करें तो ये आर्टिकल 21 के क में है। आर्टिकल 21 के क में दिया हुआ है और ये भी एक मौलिक अधिकार है। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल 21 का क। अब है भारत के संसद के द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया वर्ष 1996 में। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान तक कानून जो है ये 1996 में पारित किया गया। इसे पेशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशा बोलते हैं। इसे पेशा बोलते हैं। और भूरिया समिति जो है, भूरिया समिति ध्यान रखिएगा, ये इसका संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछता है। तो भूरिया समिति का संबंध शेड्यूल जो मतलब एसटी जो होते हैं उसके एरिया से होता है ना, अनुसूचित जाति क्षेत्र से होता है। सही लिखा हुआ है। भूरिया समिति का संबंध, भूरिया समिति अनुसूचित जाति क्षेत्रों से संबंधित है। अब है व्यक्तिगत प्रायोज्य आय, यानी कि पीडीआई एक डैश है। पीडीआई एक है। मान लीजिए कि आप सैलरी उठाते हैं 50,000। अगर 50,000 सैलरी उठाते हैं तो इसमें कुछ आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते होंगे, फिर आपने कुछ ईएमआई पे खरीदा होगा उसमें टैक्स पे करते होंगे। बाकी जितना भी जो भी आपका ड्यूज वगैरह सबको क्लियर करते करते जो आपका लास्ट में जो बचता है ना, वही होता है आपका पीडीआई, वही होता है आपका पीडीआई। तो पीडीआई बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला है शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह स्प्रिट इसलिए ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। यह अत्यंत वाष्पशील है। देखते हैं कि गर्मी में जब हमें बहुत पसीना चलता है और फैन के नीचे जाके जब बैठिए तो हमारा पसीना जो है वो वाष्प बनता है, जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होता है। हमारा पसीना वाष्प बन के सूखता है और जितना जल्दी सूखता है उतना हमें आराम मिलता है, उतनी ठंडी महसूस होती है ना। तो वो है अत्यंत वाष्पशील के कारण। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होगा तो वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। और एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जल जो है जल जो है वाष्प तो बन जाता है, जब वाष्प बन के वापस जब जल बनता है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो होता है संघनन। क्या होता है? संघनन होता है। यानी कि जलवाष्प का जल बनना संघनन प्रक्रिया होता है, फिर संघनन कहते हैं। अब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले इसे एक फिगर के थ्रू देखिएगा अगर, तो ये जो है जो अब फिगर के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं कि इसको लिंडमैन जो था उसने दिया था। लिंडमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम को दिया था और उन्होंने बताया था कि कोई भी ऊर्जा जो है वो 100% होगी और 100% का जो होगा 100% का ये 10 जितना ऊपर जाएगा वो घटता चला जाएगा। तो 10% इसे मिलेगा, फिर इससे ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर सेकेंड में आपको सेकेंड कंज्यूमर को जो मिलेगा वो 1% मिलेगा, फिर थर्ड को जो मिलेगा, थर्ड को कितना मिलेगा? इसको भी 1% ही मिलेगा और फोर्थ में सबसे कम मिलेगा 0.01% मिलेगा फोर्थ कंज्यूमर को। तो ये रूल दिया था आपका लिंडमैन ने दिया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछा गया कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो वो 1% ही ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उसकी सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ धातु है, दूसरी तरफ संबंधित रोग है। इसे आपको क्या करना है? मैच करना है। इसे मैच करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे मैच करके। आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर, आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर। ध्यान। कैडमियम की अगर हम बात करें इसका हो जाएगा कैडमियम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका हड्डियों में कमजोरी, इसका 3 हो जाएगा कैडमियम। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करती है। अगर हम बेरियम की बात करें, बेरियम मस्तिष्क में सूजन। उसके बाद इससे कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि मिनी माता ये आपका मरकरी, याद रखिएगा मरकरी। उसके बाद होगा ब्लैक फुट,
ब्लैकफुट, ये हो जाएगा आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा इटाई, 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 ये याद रखिएगा कैडेमियम, कैडेमियम। और एक हो जाएगा आपका एस्केलेटल, एस्केलेटल, एस्केलेटल फ्लोराइटिस, है ना, एस्केलेटल फ्लोराइटिस, ये आपको फ्लोराइड की कमी से होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आपका नाइट्रेट जो उसको बोलते हैं, नाइट्रेट, इसकी अधिकता से होता है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिलिक अल्कोहल के मध्य होने वाली जो अभिक्रिया है ना, उसे कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं, इसे कहते हैं एस्टरीकरण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया को एसिटरीकरण कहते हैं। ग्रेफाइट में परत को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, यह होता है वंडर वाल्स बलों के द्वारा। वंडर वाल्स बलों के द्वारा जो है ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? भूरी वायु, भूरी वायु से संबंधित जो आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अगला है किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथियों का निर्माण होता है? तो ये आपका हो जाएगा उपकला उत्तक, उपकला उत्तक एपिथेलियम से, इससे आपको मनुष्य में जो है ग्रंथियों का निर्माण होता है। अगला है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो मनुष्य के लार में होता है लाइसोजाइम, और ये हमारे भोजन के द्वारा जो भी बैक्टीरिया वगैरह जाता है उसको मारने का कार्य करता है। तो ये प्रतिजीवाणु कारक हो जाएगा, प्रतिजीवाणु कारक हो जाएगा। अगर हम एमालेज की बात करें ना, तो ये हमारे लार की प्रमुख किण्वन होने जो हमारे लार में जो प्रमुख किण्वन होने की जो संकरा होती है, संकरा को छोटे छोटे अणु में तोड़ने का काम करता है एमाइलेज, है ना। हमारे लार में जो संकरा होता है उसको छोटे छोटे अणु में तोड़ने का कार्य करता है कौन? एमाइलेज करता है। अगर हम लाइपेज की बात करें, लाइपेज का, तो लाइपेज जो है, लाइपेज क्या है? ये प्रोटीन है जो हमारे शरीर की वसा को क्या करता है? अवशोषित करने में मदद करता है। लाइपेज हमारे शरीर में जो वसा होता है उसको अवशोषित करने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो स्फीति दाब पर करेगा। स्फी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसे आप याद ऐसे रख सकते हैं कि स्पीत का मतलब होता है खुल जाना, है ना। और स्लथ का मतलब होता है बंद होना, इसे ध्यान रखिए। स्फीति दाब के कारण जो है हमारा जो प्लांट होते हैं, प्लांट का स्टोमाटा होता है वो खुलता और बंद होता है। तो वो जो है रंध्रों का खुलना और बंद होना, ये आपका द्वारी कोशिका में होता है। किसमें? द्वारी कोशिका में। और द्वारी कोशिका के अंदर फैलने पर खुलेगा और सिकुड़ने पर ये बंद हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन फूल का एक अंश या भाग है? तो स्त्री केसर, ये फूल का भाग है स्त्री केसर। मध्य सिरा, सिराएं, इनमें से कोई नहीं, स्त्री केसर हो जाएगा। जो हमारा निम्न में कौन फूल का एक अंश या भाग है? तो वह स्त्री केसर। स्त्री केसर जो है ये आपका फीमेल पार्ट में होता है, और मेल पार्ट में आपका होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब होता है आपका, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। यह एक अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। यह भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सफेद फास्फोरस के बारे में सही है। लाल फास्फोरस जो होता है दोस्तों, ये हम लोग माचिस में यूज करते हैं। माचिस की जो तीली होती है उसमें लाल फास्फोरस का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो वो हो जाएगा हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो सामान्य ठंड में नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, हिस्टामिन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो केंद्रक कला का जो निर्माण होता है ये होता है अंतः
द्रव जालिका में, किसमें? अंतःद्रव जालिका में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हरित लवक की अगर हम बात करें, हरित लवक का, तो ये प्लांट में पाया जाता है, ये प्लांट में होता है हरित लवक, है ना। अब हमारा है लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी, संवहनीय उत्तक का उदाहरण है लसिका एवं रुधिर। लसिका एवं रुधिर, जो ये ग्रंथिकल उत्तक होता है ना, ये हमारे शरीर में जो पसीना होता है, लार होता है, या फिर हार्मोनल चीजें होती है, जैसे कि दूध वगैरह का बनना, ये सभी कार्य जो है आपका ग्रंथिकल उत्तक का है, ग्रंथिकल उत्तक कहते हैं। संवहनीय उत्तक जो है ये आपका लसिका एवं रुधिर उत्तक का उदाहरण है ना। और उत्तक जो है दोस्तों ये 4 प्रकार का होता है, मांसपेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। वैसे उत्तक चैप्टर बहुत लंबा है, इसे जरूर पढ़िएगा और क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर बनते हैं उत्तक से। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? खुला बाजार परिचालन, ये जो है आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना होता है। आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना खुला बाजार परिचालन जो है निर्दिष्ट करता है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश जो है इसमें से किया था, वो हो जाएगा आपका तारापुर समिति। किसने? तारापुर समिति ने किया था। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश तारापुर समिति 1997 में, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रंगाराजन समिति की बात करें तो ये गरीबी आंकलन से संबंधित है, गरीबी के आंकलन से संबंधित है। नरसिम्हम समिति ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति ये लघु उद्योग से संबंधित है, लघु उद्योग से है आपका आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग से। अगला है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले जो विद्वान हैं वो हो जाएंगे एच बैरोज। एच बैरोज जो है इन्होंने भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका, माना जाता है वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में जो है परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस मनाते हैं 21 जून को। 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क जो है यह स्थित है आपका कच्छ में। कच्छ कहाँ? गुजरात में। निम्नलिखित में किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो ये स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले किए थे श्रीपाद अमृत डांगे ने। श्रीपाद अमृत डांगे ने। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक प्रजाति नागालैंड में पाई जाती है। HDP का पूरा नाम क्या है? HDPE हाई डेंसिटी सिटी पॉलीथिलीन जो होगा HDPE का पूरा नाम है। ये 50 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट दिए हुए से देख लीजिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला था। भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला था। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण पूछे तो ये मेहरगढ़ से मिला है जीवन का साक्ष्य। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल ये दमदमा से मिला है। एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुज्रहोम से। ये कश्मीर में है बुज्रहोम, यहाँ से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य ये भी बुज्रहोम से मिला है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, जूता हुआ खेत। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन और लोथल से मिला है, अग्निकुंड का साक्ष्य। युग्म समाधि का प्रमाण कालीबंगन और लोथल से मिला है, युग्म समाधियों का प्रमाण कालीबंगन और लोथल से मिला है। सेट नंबर 2 देखिएगा, पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन? महात्मा गांधी।
निम्नलिखित अधिनियम को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह जो है प्रश्न आपका दिया हुआ है कि लेक्स लोकी अधिनियम, ये कब आया था? लेक्स लोकी अधिनियम, इसको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। लेक्स लोकी अधिनियम कब आया था? ये आया था 1850 में। कब आया था? 1850 में। बंगाल टेंडेंसी अधिनियम, ये तो 1885 का है, ये तो ठीक है 1885 का। आयु की सहमति अधिनियम, आयु की सहमति एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये आया था 1904 में। तो आप इसको व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहले होगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़की के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, तो कोलकाता में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़की के लिए स्कूल की स्थापना कोलकाता में की। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन टी की घटना हुई थी 1773 में। कब? 1773 में बोस्टन टी की घटना हुई थी। नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। संगम युग में उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध विख्यात था? संगम युग में उरैयूर जो था ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। किसका? कपास का। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो फतुह उस सलातिनी ये आपका हो जाएगा अब्दुल मलिक इशामी का। फतुहात ए फिरोज शाही ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक का। और तारिक ए फिरोज शाही ये हो जाएगा आपका जियाउद्दीन बर्नी का। खजीन उल फतू अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर में से वृक्ष की आकृति पीपल की मिलती है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन हैं? तो मृत्युंजय के लेखक शिवाजी सावंत हैं। कौन है? शिवाजी सावंत। निम्नलिखित में किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक। बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई की जो घटना था इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? आंसर हो जाएगा बी, उस्ताद मसूर। जहांगीर ने उस्ताद मसूर को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन थे? गजनी के सुल्तान मोहम्मद, इनका संबंध ये राजेंद्र प्रथम, गजनी का सुल्तान मोहम्मद जो था वो राजेंद्र प्रथम चोल राजा के समकालीन था। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया? आंसर है विजयनगर। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण विजयनगर शासक द्वारा किया गया। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी 1227 में। कब? 1227 में। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार था? गिजाली अकबर का प्रसिद्ध रचनाकार था अकबर के शासनकाल में। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो वो हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार था जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक मतों की संख्या समान होती है। प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मत की संख्या क्या होती है? समान होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313। भारतीय दंड संहिता में धारा 313 महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनवीकरणीय। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाता है उसे कहते हैं अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटक द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी।
भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा कहते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को नरमा कहते हैं। निम्नलिखित में किस नदी को व्यंत के नाम से जाना जाता है? तो झेलम को कहते हैं व्यंत। क्या कहते हैं? झेलम को। तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तीई पर्वत नागालैंड में है। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया है कोयला का जलना, संयोजन अभिक्रिया। आगे देखिएगा, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किससे उपस्थिति के कारण होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स। फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व जो है वो फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स की उपस्थिति के कारण होता है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सोडियम बेंजोएट, फलों के रस का परीक्षण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योगों में, और सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो पेट्रोलियम शोधन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4, 2। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में होता है। पादप में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन भंडारण करता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए होता है सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी है, गोबर है, कोयला है, परमाणु ऊर्जा नहीं है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत परमाणु ऊर्जा नहीं है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मक से। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में जीवन की उत्पत्ति एक कोशिकीय युग्मक से होती है। वो जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, एजोला है। एजोला वह जलीय पौधा है जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक में प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो नेफेंथिस। नेफेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है। निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काय। काय सहजीवी संबंध को दर्शाता है, काय। निम्न में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आंकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो वितरण विधि। वितरण विधि राष्ट्रीय आय आंकलन की विधि में से नहीं है। उत्पाद विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, वितरण विधि नहीं है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है। आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ये दोनों नवीन प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण में शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। स्वपोषी यानी कि स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। सही है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी कि विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। दोनों स्टेटमेंट सही है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो पाई मेसोन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज और इलेक्ट्रॉन का खोज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज, फिर प्रोटॉन हो जाएगा, फिर न्यूट्रॉन, फिर पाई मेसोन हो जाएगा। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में इको रिट्रीट हर वर्ष मनाया जाता है। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज अधिनियम 1961 में। क्या ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। सैर ए गुल फरोशा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दिल्ली में। सैर ए गुल फरोशा त्योहार दिल्ली में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रेथा कहा। किसने? मेगास्थनीज ने। निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है वो आपका लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। नेक्स्ट है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं? तो जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं। अब यहाँ पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, इसे फटाफट देख लेते हैं।
नक्काशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंट का प्रयोग कालीबंगन से। नर्तकी के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में प्रचलित थी। सबको दफनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? हड़प्पा में। कहाँ? हड़प्पा में। सबको जलाने की प्रथा थी मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में सबको दफनाने का और जलाने का प्रथा मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है वो धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। अब है सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 को देखिएगा। 3 नंबर सेट है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। जो पंजाब का विलय हुआ था, अगर इसके बारे में हम बात करें तो पंजाब के विलय के बारे में कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज समाप्त हो गया। ये स्टेटमेंट आपका सही है। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। ये स्टेटमेंट असत्य है। आंसर आपका डी हो जाएगा। सी स्टेटमेंट असत्य है, बाकी सभी सही है। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? किस वर्ष से? तो याद रखिएगा 1889 से। 1889 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो कालक्रम के अनुसार आपको सबसे पहले बताना है। तो आंसर है इसमें कि सबसे पहले आपको मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम याद रखना होगा, फिर जालियांवाला बाग त्रासदी हुआ था, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव। आंसर सी हो जाएगा। घटना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मार्लो मिंटो सुधार की अगर बात करें तो 1919 का ये भी था, जालियांवाला बाग त्रासदी भी 1919 का था, गांधी इरविन समझौता 1931, फिर अगस्त प्रस्ताव आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा जो की थी वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा की थी। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो है लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बूढ़ी गांधी मातंगी हजारा को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई मातंगी हजारा को बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो की गई थी वो किया था आपका ज्योतिबा फुले ने। दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फुले। सैयद वंश के सुल्तान का सही कालानुक्रम क्या है? सैयद वंश के सुल्तान का सही कालक्रम पूछे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। उसके बाद आता है आपका मुबारक शाह, फिर आता है मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। आंसर से हो जाएगा क्रम में। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उसके बारे में सही कथन चुनिए। रुद्रमा के संदर्भ में आंसर हो जाएगा कि रुद्रमा रानी रुद्रमा ब्रांगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। रानी रुद्रमा। आंसर आपका एक सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासक, देवगिरी के सेउना शासक को पराजित किया। गलत है, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सारेसिस शब्द का क्या अर्थ होता था? तो इसका अर्थ था कि एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदियों को अस्थायी आवास प्रदान करना। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सारासिस शब्द का अर्थ था कि एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा, सिजदा मतलब दंडवत, और पैबोस, पैबोस मतलब सम्राट के पैर को चूमना। सिजदा और पैबोस प्रथा राजा के प्रति सम्मान, अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया। तो इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है।
तो इल्तुतमिश की बात करें तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा का जो शुरुआत है ये नहीं किया था, बलबन ने किया था। बलबन ने चांदी का टंका और तांबे का जितल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो इसमें से ये भी गलत है। तो आंसर आपका ना तो एक होगा ना तो दो, दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया हुआ है 11 का। निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम पूछे तो याद रखिएगा सही अनुक्रम सबसे पहले भुक्ति होगा, भुक्ति का विषय, विषय का विधि, विधि का ग्राम। आंसर ये हो जाएगा भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। ये गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन था। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? वेसर शैली का उदाहरण, वेसर शैली का उदाहरण होयसलेश्वर मंदिर है। वेसर शैली का होयसलेश्वर मंदिर। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध था आपका नाटककार के रूप में। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में भवभूति, हस्तमल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध था नाटककार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक। आंसर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम भारतीयों का ये कर्तव्य है कि इसको हम लोग याद रखें। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में है कि पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य से गठित होता है। ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत है। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ये स्टेटमेंट भी आपका जो है करा है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये भी गलत है। चुनाव लड़ने के लिए नहीं, वोट डालने की आयु 18 वर्ष है। पंचायती राज संस्था का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। सी आंसर सही है। जो पंचायती राज संस्था है इसका चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? केंद्र और राज्य के बीच जो वैधानिक शक्ति का बंटवारा है इसका आपको पूछा है तो ये 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। किसमें? 7वीं अनुसूची में है। मौलिक अधिकार, शक्तियों का विभाजन आप पढ़ते हैं ना, शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय जो है वो जारी करता है समादेश। क्या जारी करता है? समादेश। प्राकृतिक पर्यवेक्षण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? मतलब जो प्रकृति है हमारा उसकी रक्षा करना कैसा अधिकार है? तो प्रकृति की रक्षा करना नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। भारत ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय के मानक को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकाय में से कौन सा प्रभारी है? तो इसमें से प्रभारी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय के मानक को लागू करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो जो है ये प्रभारी है। नीचे दिए गए 4 युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहर दिया है, अनुसंधान दिया हुआ है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, तो ये सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये गलत है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट, सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, ये भी सही है। हिमालयन वन अनुसंधान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? शिमला हिमाचल प्रदेश में है, ना कि आपका देहरादून में है। इसको याद रखिएगा, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान। अगला है भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटना पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आंसर देखेंगे सबसे पहले तो अगर हम सबका ईयर देखें ना तो रानीगंज में कोयले का उत्पादन की अगर हम बात करें तो 1774 की है। कब? 1774 में हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो हुआ था ये 1975 में हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में, जिसको आप CIL बोलते हैं। कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण 1971 से 73 में, 1971 से 73 याद रखिएगा उस टाइम हुआ था। और NCDC की स्थापना यानी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना जो हुई थी ये आपका हो जाएगा 1956 में, 1956 में। तो क्रम वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक होगा, सबसे पहले 1 मिनट यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो आपका रानीगंज हो जाएगा, है ना, 1774 वाला पहला, ठीक है।
फिर आपका दूसरा हो जाएगा 1956 वाला, पहला, फिर दूसरा हो जाएगा 1956 में, फिर हो जाएगा ये आपका तीसरा, फिर चौथा। हाँ ठीक है, तो ये क्रम आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है राजस्थान। भारत में राजस्थान राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। कौन? राजस्थान। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो भारत 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है ये आपका हो जाएगा 31.2%। कितना है नगरीय जनसंख्या? 31.2%। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन को कहते हैं, रिचर्ड फेनमैन को। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो कार्य करता है वो रेखीय गति संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, रेखीय गति संरक्षण पर। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग जो है ये समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। इको साउंडिंग समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोलर सेल निम्न में किसके बने होते हैं? सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में जो है धातु का उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, वो हो जाएगा आपका रहोडियम। क्या है? रेहोडियम का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म पोषक जो संकरा के परिवहन Ca++ यानी कैल्शियम प्लस के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, वो हो जाएगा आपका फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक जो संकरा के परिवहन कैल्शियम प्लस के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, वो है फास्फोरस। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं अंडा में। किसमें? अंडा में। निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, याद रखिएगा कि आंसर है पेडोलॉजी, पौधे एवं जीवाश्म का अध्ययन। तो ये आपका सही नहीं है। पेडोलॉजी पौधे और जीवाश्म का अध्ययन, ये गलत है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है, ये सही दिया हुआ है। एंटोमोलॉजी की बात करें तो जंतु विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी, ये भी आपका सही हो जाएगा। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपका ट्रॉफोलॉजी, पोषक का अध्ययन, ये भी सही है। अगर हम पोडोलॉजी की बात करें ना, तो पोडोलॉजी का अगर हम बात करें तो पोडोलॉजी मिट्टी मतलब मृदा विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत मिट्टी के निर्माण, उसकी विशेषता का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। और पौधे के जीवाश्म का अध्ययन पैलियो बोटनी होता है। क्या होता है? पैलियो, याद रखिएगा पैलियो बोटनी होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी सही है। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? आयोडीन की जो प्राप्ति होती है वो हो जाएगा आपका लेमिनेरिया से। किससे? लेमिनेरिया से। निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है मैग्नीशियम। कौन है? मैग्नीशियम। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को, नाम आप लोगों ने सुना होगा, जीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? जीन संश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो कीट पकड़ने का कार्य नेफेंथेस का होता है। किसका? नेफेंथेस का। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? सीलियक रोग की बात करें तो ये सीलियक रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। कैल्सीफेरॉल बोलते हैं विटामिन B12 को, और इससे सीलियक रोग होता है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। तो कोशिकाओं में जेली जैसा पदार्थ जो होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। पादप की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षक की तकनीक कौन सी है? पादप की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण तकनीक इन विट्रो जीन बैंक है। इन विट्रो जीन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सबसे पहले जारी हुआ था 2002 में। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2002 में।
बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? कौन सा मॉडल? तो वो है हैरिस टोडेरो मॉडल। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की हैरिस टोडेरो मॉडल जो है ये व्याख्या करता है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। राज्य दिया हुआ है, चित्रकारी दिया हुआ है। तो मधुबनी चित्रकला बिहार से है। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी चित्रकारी बिहार का है। मधुबनी। लेपाक्षी आपका आंध्र प्रदेश का है। लेपाक्षी। पटचित्र उड़ीसा का है और बार्ली महाराष्ट्र का। बार्ली। आंसर डी हो जाएगा। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में किसके मध्य संबंधित स्थापित करता है? फिलिप्स वक्र की अगर हम बात करें तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच फिलिप्स वक्र। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य में अवस्थित दिया हुआ है। तो कहलगांव आपका बिहार, भागलपुर में कहलगांव है बिहार में। खारगोन की बात करें तो खारगोन आपका है मध्य प्रदेश में। कोरबा आपका हो जाएगा, कोरबा छत्तीसगढ़ में है और कुडगी कर्नाटक में है। तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका जे.एम. किन्स। जे.एम. किन्स की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही दिया हुआ है। पूछा है कि इसमें सुमेलित नहीं है। गुन्नार मिडल एशियन ड्रामा, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सोन्स, ये गलत है। डी आपका गलत दिया हुआ है जो गया था। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सोन्स किसका दिया हुआ है? तो डेविड रिकार्ड का दिया हुआ है। डेविड रिकार्ड का। और कार्ल मार्क्स का जो है ना उसका नाम याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का आपका इनका था, कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड, है ना, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड, ये कार्ल मार्क्स का है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला है AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था? अप्सपा कहाँ पहली बार लगा था? अप्सपा तो ये लगा था आपका 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं। 7 सिस्टर कौन कौन से राज्य हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत इजी है और इसको तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं आप लोग, है ना। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और ये घोषित हुआ था 1963 में। कब? 1963 में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत सहकारी बैंक है, वाणिज्यिक पत्र है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये नहीं है, ट्रेजरी बिल भी है। पंचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पंचमपल्ली बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बुनाई के लिए। चलिए सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 4। और ये बुक ओल्ड हो चुका है लेकिन क्वेश्चन का लेवल इसका सच में बहुत अच्छा है। अगर आप इससे तैयारी करते हो ना बुक को, थ्योरी को पढ़ने के बाद, तो काफी अच्छा आपका, अभी आप SI वगैरह का एग्जाम दियोगे, काफी क्वेश्चन यहाँ से देखने को, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन था। तो सेट नंबर 4, निम्नलिखित में वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो वो सोमेश्वर प्रथम थे। सोमेश्वर प्रथम जो थे चालुक्य शासक थे जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग का लक्ष्य प्राप्त किया था। चोल मंदिर में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? चोल मंदिर की बात करें तो विमान। चोल मंदिर में जो प्रमुख विशेषता वो है विमान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। आंसर हो जाएगा इसमें से अतीश दीपांकर। अतीश दीपांकर का आपने नाम सुना होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भिक्षुक थे, इन्होंने 200 ग्रंथों की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न है सुमेलित करने के लिए। एक तरफ आपका घटना है, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या ये हो जाती है 1659 में, है ना, अफजल खान का। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला ये हुआ था आपका 1663 में। सूरत की पहली लूट हुई थी आपकी 1664 में। और सूरत की दूसरी लूट जो है ये 1670 में। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला, तो हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद वाला पहला मकबरा है। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था?
तो इसमें से सद्र उस सुदूर शामिल नहीं था। दिल्ली सल्तनत में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें सद्र उस सुदूर शामिल नहीं था। दीवान इंसा था, आरिज मुमालिक, वजीर सभी थे। चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंड में है। 120 अध्याय 8 खंड है चरक संहिता के। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना जो है ये किया था ए बी ठक्कर ने। किसने? ए बी ठक्कर ने। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन था। स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सत्य है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सही है। 1857 विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। यह भी सही है। तीनों स्टेटमेंट 1857 की क्रांति के बारे में सत्य है। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सारे जहां से अच्छा पुस्तक के लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। कौन है? मोहम्मद इकबाल। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो ये संयुक्त प्रांत यूपी, अभी वर्तमान यूपी में संयुक्त प्रांत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे संयुक्त प्रांत में सबसे ज्यादा स्तर पर हुआ था। महात्मा गांधी का पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? वो 1909 में लिखा गया था। 1909 में। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, जो 1860 में अधिनियमित हुई, इसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारतीय दंड संहिता और जो 1860 में अधिनियमित हुआ, इसका मसौदा तैयार किया लॉर्ड मैकाले। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों की किसमें निहित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निहित किया। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के अंतर्गत शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रमंडल खेल के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन के लिए की गई थी। 19 नंबर प्रश्न है कि एक साधारण विधायक पर संसद के दोनों सदन की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है। यदि एक मतदान ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने महीने तक रख सकता है? यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो आंसर हो जाएगा 6 माह तक रख सकता है। कितना? 6 माह तक। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? जनहित याचिका की बात करें तो इसे अभियोजित करेगा कोई भी व्यक्ति के द्वारा। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए, तो ये है आपका अनुच्छेद 243D में। किसमें? 243D में है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? आंसर है आपका कायांतरित चट्टान का। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कायांतरित चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर और नवंबर। भारत में अक्टूबर नवंबर महीना वापसी मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है। पीर पंचाल श्रेणी अवस्थित है। पीर पंचाल श्रेणी ये अवस्थित है, अगर हम बात करें तो पीर पंचाल श्रेणी आपका हो जाएगा लघु हिमालय में। किसमें? लघु हिमालय में। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो आम्र वर्षा एक शब्द है, इसका उपयोग मानसून पूर्व वर्षा के लिए होता है। मानसून पूर्व वर्षा के लिए। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है? तो वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में करता है। यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये मेलार्ड अभिक्रिया होती है। यदि मांस को 140 डिग्री से अधिक पर पकाया जाए तो मेलार्ड अभिक्रिया होता है। निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो सबसे अधिक आवृत्ति गामा तरंग में होती है। किसमें? गामा में। निम्नलिखित में से किन
कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? इंद्रधनुष अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, है ना। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट में केवलर का प्रयोग करते हैं। किसका? केवलर का। डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालक की जांच करने के लिए किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये छूट गया। प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तित होता है। तो प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया गैस ठोस में परिवर्तित होता है। गैस ठोस में। डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालक की जांच करने के लिए किया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालक की जांच करने के लिए क्या करते हैं? किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ब्रुसोलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो ये जो बीमारी है जीवाणु से होने वाला है। ब्रुसोलोसिस जीवाणु से। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? सामान्य मनुष्य के शरीर में मैग्नीशियम जो होगा वो लगभग आपका हो जाएगा 25 ग्राम। कितना? 25 ग्राम लगभग। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो सूक्ष्म जीव मृत पौधे से जो उत्पादन करते हैं वो करते हैं आपका किसका? तो वो करते हैं ह्यूमस का। किसका? ह्यूमस का। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? अमीबा अपने भोजन का पाचन जो करता है वो रसधानी में करता है। किसमें? रसधानी में। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन। जल के पुनः अवशोषण में वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन जो है इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? गर्भनाल में 2 धमनियां होती है। कितना? 2। निम्नलिखित में कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर रक्त का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचय नियंत्रण करना, पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करना। डी नहीं है। ओटो वॉन गुएरेकी 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये वायु पंप के लिए। ओटो वॉन गुएरेकी जो थे वो 17वीं शताब्दी में वायु पंप का आविष्कार किए थे। अल्पा अवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? तो अभ्यासी लगान कहते हैं। अल्पा अवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को आभासी लगान कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रिटेन वुड का देन है। किसका? ब्रिटेन वुड का। निम्न में किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? चिपको आंदोलन। कामरेड गोविंद सिंह रावत को चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में कामरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन में जो है नेता थे। लानोज एवं कंपोज घास किस वायोम के अंतर्गत आता है? तो उष्णकटिबंधीय वायोम में। लानोज और कंपोज उष्णकटिबंधीय। निम्नलिखित में कौन सा टेरेस्ट्रियल वायोम का उदाहरण है? टेरेस्ट्रियल वायोम का उदाहरण टैगा है। कौन है? टैगा। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो ये आपका हो जाएगा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। G20 का एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में कौन सा एक आयाम नहीं है? मानव विकास सूचकांक का लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ज्ञान अर्जन की क्षमता, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, स्वच्छ पर्यावरण के प्रति हेतु योग्यता। ये आपका डी जो है नहीं है, बाकी सभी है। गहन जिला कृषि कार्यक्रम। गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसे 1960 से 61 में प्रारंभ किया गया था। IADP को 1960-61 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है। तो इसमें राज्य सरकार का हिस्सा 15% है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कुल पूंजी का राज्य सरकार का हिस्सा 15% है। निम्नलिखित में कौन सा आरक्षित संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कावेरी बेसिन में स्थित है। एक तो आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा सत्यमंगलम बाग आरक्षित है और तीसरा वायनाड। ये तीनों आपका है कावेरी बेसिन में स्थित तीनों। अगला है अब आपका, इसमें तो हो गया, यहाँ पे स्मरणीय तथ्य कुछ दिया हुआ, इसे देख लेते हैं। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। कृषि का प्रथम साक्ष्य क्या मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डेवा। चावल का। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यब। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था, जिसको प्रयोग में लाया था।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोंदा, ये 2 बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त यानी जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। चलिए अब सेट नंबर हम 5 देखते हैं। तो आज का लास्ट सेट है सेट नंबर 5, जो कि पहला प्रश्न इसमें दिया है, दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम। दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम अभिधम्म पिटक है। क्या है? अभिधम्म पिटक है, जो कि दार्शनिक विषय से संबंधित एक बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं। छंदको उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिगमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसमें से पूछा है कि सही कथन कौन सा है। आंसर हो जाएगा आपका तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है। तो होलोसीन मानव सभ्यता से संबंधित है, होलोसीन। प्रशासन के संदर्भ में कथन को सुमेलित करना है। प्रशासन के संबंध में एक तरफ विभाग दिया हुआ है, दूसरे तरफ संबंधित कार्य दिया हुआ है, इसे आपको क्या करना है? मिलान करना है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज हो जाएगा सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने रसालत, दीवाने रसालत जो हो जाएगा ये आपका होगा विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग, 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा संचार मंत्री। दीवाने विजारत, दीवाने विजारत हो जाएगा वित्त विभाग। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित बहमन शासक में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किया था। बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण करवाने वाला शासक था, वो था आपका मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। सल्तनत कालीन शब्द विश्वा, विश्वा का अर्थ क्या है? विश्वा का अर्थ है चांदी का सिक्का, जो कि एक सल्तनत कालीन शब्द है। चांदी का सिक्का को विश्वा कहा जाता था। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाने वाला देवराय प्रथम था। कौन था? देवराय प्रथम। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, वो हो जाएगा आपका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। भारत का पहला शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने सबसे पहले उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव को बात करें तो इसे जो है लॉर्ड लिथिंगो के समय जो है प्रस्तावित किया गया था और 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। आजाद हिंद फौज का गठन, आजाद हिंद फौज का गठन जो है ये मनमोहन सिंह के द्वारा और ये हुआ था सितंबर 1942 में। 1942 या 43, 42 और 43 दोनों आपको डेट देखने को मिलेगा। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस की बात करें तो ये 22 दिसंबर 1939। तो क्रम में अगर हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आपका हो जाएगा पहला फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फिर चौथा हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलित के लिए। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, दलित के लिए। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था? तो भारत सरकार ने अकाल संहिता को प्रसारित किया था 1883 में। कब? 1883 में। वर्ष 1922 के साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साराबंदी मतलब कोई कर नहीं। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद। दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास सर सैयद अहमद ने नहीं किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था?
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना भीमराव अंबेडकर। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? आंसर है 59वां संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? शून्य आधारित बजट व्यवस्था गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम के निर्माण पर। शून्य आधारित बजट व्यवस्था आधारित है गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम के निर्माण पर। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो मौलिक अधिकार जो है वो नागरिक के स्वच्छंद शासन से संबंधित रक्षा की गारंटी देता है। निम्नलिखित युगों में कौन सा युग अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है तो दिया हुआ है 124 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। दूसरा है अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 में दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 132 में ये भी आपका सही दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। तो युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। 124 सही सुमेलित नहीं है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। 124 ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है क्योंकि अगर 124 की बात करें ना तो इसमें उच्चतम न्यायालय का जो स्थापना और गठन है उससे संबंधित है, ना कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और 129 में हो जाएगा अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 129 है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। 22 नंबर प्रश्न है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो पछुआ हवाएं कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवन को पछुआ हवा कहते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी हो जाएगा आपका नामचावरवा। कौन है? नामचावरवा। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा क्या कहलाती है? उसे कहते हैं हैच्योर। क्या कहते हैं? किसी भी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाओं को हैच्योर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा डी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? धारावाहक चालक का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र से। किससे? चुंबकीय क्षेत्र से। हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो ये ब्रह्मांड के अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। हिग्स बोसान की उपस्थिति जो है ये ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का औचित्य सिद्ध करेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जंग के बारे में दिया है कि यह एक यौगिक है, ये सही है। यह एक मूल तत्व है, गलत है। लौह और धूल कण का मिश्रण है, गलत है। जंग एक यौगिक है जिनका रासायनिक नाम फेरस ऑक्साइड है। तो इसमें से आपसे पूछा है कि कौन संबंध में कौन सा सही है जंग के बारे में, तो इसमें से केवल और केवल बी सही है, एक यौगिक है जंग। हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हैबर प्रक्रिया में तो लोहा का किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोहा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर हो जाएगा 18। एम कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो पोटेशियम क्षारीय मृदा धातु से संबंधित नहीं है, पोटेशियम। निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मृदु क्षारक है। कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एलोसोम्स। एलोसोम्स लिंग निर्धारण के लिए जो है उत्तरदायी है।
यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैंजिला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो अगर किसी जीवाणु में केवल एक ही सिरे पर फ्लैंजिला होता है तो इसे कहा जाता है मोनोट्राइकस। क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस। निम्न में कौन सा कोशिका अंग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। त्वचीय श्वसन होता है, तो त्वचा के द्वारा जो श्वसन करता है वो है आपका केचुआ। केचुआ रेंगता है और ये त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल हो जाएगा आपका, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी दैट मीन्स वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व मस्तिष्क। पार्श्व मस्तिष्क मानव में वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं इसमें पाया नहीं जाता है पुष्प। टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता है, तना, जड़ और पत्ते होते हैं। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया, क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं वस्तु मुद्रा। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया, उसे वस्तु मुद्रा कहते हैं। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। ये ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये ध्येय वाक्य का संबंध प्रथम पंचवर्षीय योजना से है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से। विश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? विश्नोई आंदोलन का संबंध वृक्षों की संरक्षण से है। किससे? वृक्षों की संरक्षण से। निम्न में कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आंसर हो जाएगा डी, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर जो है एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है ये हुआ था 1961 में। निम्नलिखित में कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? यहाँ पे एक तरफ जनजाति दिया हुआ है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। कौन से जनजाति का संबंध किस राज्य से, इसके बारे में पूछा गया है। तो दिया है गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, और सही सुमेलित आपसे पूछा गया है। तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, ये स्टेटमेंट आपका जो है गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश का है। हाँ सही है। सिपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश का, ये भी सही है। थारू जनजाति यूपी और उत्तराखंड, ये भी सही है। सहरिया जनजाति राजस्थान, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है, सभी जोड़े सही है। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड यानी कि उष्ट्रगण, कैमेलिड मतलब उष्ट्रगण वर्ष किसने घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएन के द्वारा जो है उष्ट्रगण वर्ष घोषित किया गया था 2024 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनजीटी या राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है, और इसका स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को इसका स्थापना हुआ था। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी बनता है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? तो 21 जून को सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, और सबसे पहले ये 2015 में आरंभ हुआ था। कब से? 2015 से स्टार्ट हुआ था। तो टोटल 5 सेट हमने एक ही वीडियो में किया है। अब अगला सेट आपका आ जाएगा 6 से लेके 10 तक का। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैराथन इसका एक वीडियो में बाद में हम कर देंगे, फिलहाल इसको हम 5-5 करके कर देते हैं क्योंकि इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, और एक साथ मैराथन करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। और आप लोग का काफी कमेंट भी आ रहा है कि जल्दी जल्दी करवा दीजिए, तो मैराथन का आपको लंबा वेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम 5-5 करके हमेशा कर देंगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।